बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए को क्लोन करने का प्रोसेस तभी पॉसिबल है अगर आप एक करेक्ट क्लोनिंग वेक्टर चूज करते हो, और इसी में नीड सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम क्लोनिंग वेक्टर के वो फीचर्स समझ जाएंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके एसेंशियल फीचर्स जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज की सिंपल एक्सप्लेनेशन अलोंग विद एनसीईआरटी के एग्जांपल जैसे कि पीबीआर 322 की पूरी एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं जहां से डीएनए क्लोनिंग शुरू होती है, द क्लोनिंग वेक्टर्स। स्टेप्स इन बायोटेक्नोलॉजी में हम शुरुआत के 4 स्टेप जो हैं वो कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वाज डीएनए आइसोलेशन। हमने डीएनए आइसोलेट किया था, प्योरिफाइड डीएनए फ्रॉम आवर सोर्सेज, वेक्टर डीएनए के लिए भी और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी। उसके बाद हमने की थी फ्रैगमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, और फ्रैगमेंटेशन में हमने किया क्या था, डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट किया था। फिर उन्हीं छोटे छोटे पीसेस को हमने थर्ड स्टेप में सेपरेट किया था विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और चौथे स्टेप में हमने फाइनली उस डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कराई थी बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर भी कहते हैं। अब हम पहुंच गए अपने 5वें स्टेप पर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइगेशन करा रहे हैं, जुड़वा रहे हैं अपने डीएनए फ्रैगमेंट, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने वेक्टर डीएनए के साथ, ताकि हम क्या बना पाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम आगे जो है अपने होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। इसको करने के लिए, लाइगेशन के प्रोसेस को करने के लिए, जोड़ने के लिए अपना वेक्टर डीएनए अलोंग विद योर सोर्स डीएनए, योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए हमें ऑब्वियसली एक ग्लू तो चाहिए ही होगी ना। और मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, डीएनए लाइगेज। दिस इज द एंजाइम जो कि लिंकेज के लिए काम आता है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी डीएनए दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाना है, उसके लिए हमें काम आता है डीएनए लाइगेज। ये फैसिलिटेट करता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को बिटवीन एनी फॉरेन डीएनए एंड योर वेक्टर डीएनए, ताकि आप अपना क्या बना पाओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमने बनाया था वेक्टर डीएनए। कैसे बनाया था हमने वेक्टर डीएनए? वेक्टर डीएनए से हमने निकाल दिया था थोड़ा सा डीएनए फ्रैगमेंट, किसकी हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, ताकि हम वहां पर अपना फॉरेन डीएनए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर सके। करेक्ट। सो लेट्स से दिस वाज आवर वेक्टर डीएनए, और यहाँ पे हमने लगवाए थे 2 कट। करेक्ट। अब बिकॉज इट इज पॉसिबल कि हमने वो वाला वेक्टर डीएनए यूज किया हो या वो वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया हो जो कि स्टिकी एंड्स बनाता है। जब कोई डीएनए स्टिकी एंड्स बनाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आपस में खुद भी जुड़ जाएं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ओवरहैंग्स रह गए हैं, तो वो आपस में खुद भी जुड़ सकते हैं। खुद से जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लाइगेशन। और इसी चीज को रोकने के लिए, बिकॉज वी डोंट वांट सेल्फ लाइगेशन टू हैपन इन द वेक्टर, नहीं, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो गया ही नहीं अब उसमें, तो हमें क्या फायदा होगा, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो वो ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं अपने वेक्टर डीएनए को विद एन एंजाइम कॉल्ड एज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या करता है, आपके जो वेक्टर डीएनए है उसके 5 प्राइम टर्मिनल पे जाएगा और वहां से रिमूव कर देगा फॉस्फेट ग्रुप, ताकि सेल्फ लाइगेशन ना हो सके। देखो कितनी जरूरी चीज है ये हमारे लिए। अब हमने इतना वेक्टर 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 बोल दिया है, पता तो चले वेक्टर होता क्या है। बहुत डिफरेंट अलग अलग तरीके के वेक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जो हैं वो उन सब वेक्टर्स में सेम होने चाहिए जो आपको चाहिए अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। होते क्या हैं क्लोनिंग वेक्टर्स? क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं, इट इज बेसिकली अ थिंग जो कि ये मेक श्योर कर रहा है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जब होस्ट सेल में एंटर हो तो वो रेप्लिकेट जरूर करे। ऐसा ना हो कि वहां पड़े पड़े वो बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, ये नहीं चाहते हैं हम। वो रेप्लिकेट करे, उसके लिए हमें जरूरत होती है वेक्टर की।
ऑल्सो ट्रांसफर करने के लिए कि हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर कर सकें इनटू द होस्ट सेल, क्योंकि कोई भी फॉरेन डीएनए, कोई भी एलियन डीएनए ऐसे नहीं है कि किसी भी सेल के अंदर जाके खुद से रेप्लिकेट होना शुरू कर जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। अगर आपके किसी भी सेल में मैं कोई डीएनए का फ्रैगमेंट डाल दूं तो वो खुद से रेप्लिकेट थोड़ी होने लग जाएगा, उसको रेप्लिकेशन मशीनरी चाहिए प्रॉपर रेप्लिकेट करने के लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है वेक्टर डीएनए, और इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए एक वेक्टर में, तभी वो एक सक्सेसफुल वेक्टर माना जाता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस क्लोनिंग वेक्टर इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ओराए होना चाहिए इसके पास। ओराए क्या होता है? वो जगह जहां से आपकी रेप्लिकेशन शुरू होगी, वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी। यहां पर अगर इसके साथ में आप कोई भी पीस ऑफ डीएनए लगा दोगे तो जैसे ओराई से रेप्लिकेशन शुरू होगी वैसे ही साथ साथ में वो वाला डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा। ये सीक्वेंस ये रेगुलेट करता है कि कितने डीएनए की कॉपीज बनेंगी। तो कॉपी नंबर होता है एक, ठीक है, वो डिपेंड करता है ओराई पे कि ओराई कितना एक्टिव है, कि ओराई कितनी कॉपीज ऑफ योर डीएनए फ्रैगमेंट बना सकता है। तो अगर किसी को बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए, है ना, तो वो ऐसे वेक्टर के साथ क्लोन करना चाहिए उसको जिसका ओराई जो है वो हाई कॉपी नंबर सपोर्ट कर सकता है। तो इसी बेसिस पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। एक तो वो है जिनका लो कॉपी नंबर है, ये स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स है, ठीक है, जो कि 1 या 2 कॉपी पर सेल बना सकते हैं होस्ट सेल पर। एक होते हैं हाई कॉपी नंबर वाले या रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स, ये जो है 15 से लेके 100 कॉपीज तक बना सकते हैं, फ्रॉम 15 to 100 कॉपीज ऑफ सेल और डीएनए का नंबर ये बना सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई होता है इनका कॉपी नंबर, यानी कि आपका जो सोर्स डीएनए, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो बहुत ज्यादा बार रेप्लिकेट करेगा, तो जो भी आप उससे बनवाना चाहते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर में बन सकेगा। सेकेंड जो होता है दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी वेक्टर इज सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का क्या मतलब है? हमने बात करी थी जब स्टेप्स ऑफ डीएनए स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, हमने एक स्टेप उसमें बोला था सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सिलेक्शन मतलब कि आपने क्या किया, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, अब लेकिन आपको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना भी है या नहीं बना है, या आपने अपना ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वेक्टर के साथ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा था उसको आपने अपने होस्ट सेल में डाल दिया। अब ये आपको पता भी तो करना है कि वो डला है होस्ट सेल में या नहीं डला है। अगर डला है तो वो होस्ट सेल को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोल देते हैं, अगर नहीं डला तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर वेक्टर के साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर नहीं जुड़ा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके लिए आपके वेक्टर के पास बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे मार्कर्स होने चाहिए जिनकी हेल्प से आप ये बता सके कि हाँ हाँ हो गया है, मेरा ये ट्रांसफॉर्म हो गया है होस्ट सेल, या मेरा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। इसके लिए कभी कभी ऐसे वेक्टर्स चूज किए जाते हैं जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, कभी कभी ऐसे वेक्टर्स चूज किए जाते हैं जिनके पास किसी टाइप का ऐसा जीन हो जो अगर किसी के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक पिगमेंट क्रिएट करेगा। तो आप कलर की बेसिस पर बता सकते हो कि अच्छा हाँ ये अगर ये कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब ये वाला हो गया है ट्रांसफॉर्म, नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं हो रहा है। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर बता सकते हो, ठीक है। तो इट्स बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, एलिमिनेशन बिटवीन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स, दैट इज व्हाट यू वांट। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वेक्टर पे कुछ तो ऐसा लगा हुआ होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफिकेशन कर सको, ठीक है। तो क्या लिखा है, किसमें हेल्प करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स? इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। हमें क्या करना है, जितने भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको खराब कर देना है, बर्बाद कर देना है, और जो भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़वानी है, ठीक है। यही है हमारा काम, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो सकती हैं, जीन्स एनकोडिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं जैसे कि एम्पिसिलिन हो, किसी के पास टेट्रासाइक्लिन हो, कैनामाइसिन हो, या क्लोरामफेनिकोल हो, कुछ भी हो सकता है जो कि यूज किया जा सकता है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, जो कि इकोलाई में जैसे यूज किया जाता है। Normally, E. coli does not carry resistance to any of the antibiotic.
ठीक है, किसी के लिए भी वो रेजिस्टेंस कैरी नहीं करता है। बट अगर उसके पास ऐसा प्लाज्मिड है जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है जीन, उसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो उसको टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करा के या एम्पिसिलिन पर ग्रो करा के कि ये ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है ई कोलाई या नहीं हुआ है। पढ़ेंगे हम ये पूरा प्रोसेस सिलेक्शन का इन आर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो हम ये देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए कैसे किया जा रहा है into the host cell. ठीक है, next video we are definitely going to cover selection of transformants from non-transformants. चलो नेक्स्ट फीचर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? वो वाली साइट्स जहां पर आपके मोस्ट कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो हैं वो जाकर काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी साइट्स, वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स जिनको हमने बोला था जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके काम करेंगे, उन्हीं को हम क्लोनिंग साइट बोल रहे हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ फ्यू या प्रेफरेबली वो वाली साइट्स हो, वो वाली रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो जो नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिन पर काम कर सके और कॉमनली अवेलेबल वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर सके, क्योंकि हमारा सोर्स डीएनए भी तो हमें सेम जगह, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे भी हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करना है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि वो दोनों जो है काम कर सके, तो दोनों पे होना चाहिए वो वाला रिस्ट्रिक्शन साइट। करेक्ट, तो ऐसा प्लाज्मिड ढूंढा जाता है जिसकी रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो जो है डेफिनेटली वैसी होनी चाहिए जो कॉमन हो और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वहां पर इजीली कट लगा सके। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर, इट कैन जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स व्हिच इज आल्सो अ प्रॉब्लम। सो लेट्स से कि मैं एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेट्स से मैंने इको R1 ले लिया। ठीक है, अब मैंने इको R1 लिया और मैंने जिस वेक्टर पे इसको यूज किया उस पे इसकी साइट्स, जो रिकॉग्निशन साइट थी, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी इको R1 जो रिकॉग्नाइज करता है, वो 4 जगह थी। तो इसने क्या किया, चारों जगह जाके कट लगा दिया। जब इसने जाके चारों जगह जाके कट लगा दिया तो मेरे तो सारे ये वाले फ्रैगमेंट्स ऐसे अलग अलग हो गए। इस 4 फ्रैगमेंट्स बन गए मेरे पास। तो मुझे क्या फायदा इन 4 फ्रैगमेंट्स का? मुझे तो ये चाहिए था कि मुझे ऐसे करके एक वेक्टर मिल जाए ताकि मैं सिर्फ यहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है डाल दूं, है ना? यही चाहिए था मुझे। तो इसका क्या करूंगी मैं? इसका तो कोई फायदा ही नहीं है मुझे। तो इसलिए ये मेक श्योर करना भी बहुत जरूरी है कि आपका जो क्लोनिंग वेक्टर है उस पे जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, जो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हो, उसकी जो रिकॉग्निशन वाली साइट है वो एक ही बार आए। ठीक है, ताकि आपको वो जगह मिल जाए जहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आप डाल दो और बाकी वेक्टर जो है वो वैसे का वैसा ही रहे। बाकी चीजों का भी आपको यूज करना पड़ेगा इवेंचुअली। ठीक है, ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मेक श्योर करनी होती है, पिछला ही जो इससे पॉइंट हमने फीचर पढ़ा था वेक्टर का, दैट वाज कि सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए वेक्टर में, है ना? तो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट जो है, जो आपकी सिलेक्टेबल मार्कर वाली सीक्वेंस है, वहां पर ही हो। ठीक है, ताकि जब आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो तो आप पता तो कर पाओ कि ये सिलेक्शन कर तो पाओ उसकी फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट टू नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर सिलेक्टेबल मार्कर वाली सीक्वेंस में आप नहीं डालोगे तो आप सिलेक्शन ही नहीं कर पाओगे उसके बाद। फिर फायदा क्या हुआ हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये ट्रांसफॉर्म हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर पता ही नहीं चलेगा तो हम आगे उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इतनी करी क्यों हमने ये सब कुछ, है ना? तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट फीचर जो हमें जानने की जरूरत है दैट इज साइज ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो साइज ऑफ द वेक्टर की अगर आप बात करते हो तो ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि साइज जो है वेक्टर का वो हमेशा छोटा ही हो, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा वेक्टर होगा उतना ज्यादा उसको जब हम होस्ट सेल में डाल रहे हैं वो भी मुश्किल होगा, जब हम उसको ब्रेक कर रहे हैं वो भी मुश्किल होगा। उसमें सीक्वेंसेस, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, रिस्ट्रिक्शन साइट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रिकॉग्नाइज करता है वो भी ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो मेनली यही किया जाता है कि साइज ऑफ वेक्टर छोटा होना चाहिए ताकि सेल के अंदर जब आप उसको डालो तो सेल को भी ऐसे ना लगे कि हे क्या हो गया मेरे पास। ठीक है, उसको भी ये लगे कि ठीक है आया चल रहा है, कुछ नहीं होता, ऐसे वाला। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें वेक्टर की, तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें करने ही करने हैं याद। वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वेक्टर जो है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं वैसे एक्चुअल में? प्लाज्मिड जो है वो आपको बैक्टीरिया में मिल जाएंगे कभी कभी। ठीक है, बैक्टीरिया में डाले जाते हैं स्पेशली प्लाज्मिड वेक्टर्स, या अदरवाइज भी प्लाज्मिड आपको बैक्टीरिया में मिल सकता है। इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर
मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये जो होता है, हम जो प्लाज्मिड वेक्टर बनने वाले हैं उसका एक एग्जाम्पल जो आपको 100% याद करना है, दैट इज PBr322। एंड PUC8 जो है वो सिलेक्शन में यूज किया जाता है काफी, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे सिलेक्शन वाली वीडियो में। लेकिन PBr322 का तो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। PBr322 में सिलेक्शन कैसे करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा ढंग से याद करना है। अच्छा, PBr322 क्यों कहते हैं इसको? P का मतलब प्लाज्मिड है, BR आर एक्चुअली द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको आइडेंटिफाइड डिस्कवर किया था, तो बोलिवर एंड रोड्रिगस, these were the two scientists, and 322 is actually the number जो भी उस लैब से जितने भी प्लाज्मिड्स बने हैं उसके बेसिस पर वो एक नंबर दिया जाता है उनको, तो 322 उसको नंबर दे रखा है। इसकी आपको बेटा ये भी याद करना है कि सीक्वेंस कहाँ पर कौन सा जीन प्रेजेंट है, कहाँ पर कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट है, कहाँ पर कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट की सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट है। तो ये जो है ये पूरा सर्कुलर जो आपका बना हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। दिस हैव टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, ताकि आपको पता रहे कि भैया एनसीईआरटी से ही हम देख रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या है, हमने जो बोला था ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स बोले थे, तो इसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस भी होती है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है। तो दोनों चीजें प्रेजेंट है इसके पास। आरओपी का मतलब होता है वो वाला रीजन जहां से रेप्लिकेशन के प्रोटीन्स बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके जो ऊपर वाली साइड पर ये जितने भी साइट्स दे रखी हैं, ये सारी साइट्स आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि आप यूज कर सकते हो इस प्लाज्मिड के ऊपर, ठीक है। तो देयर इज PST1, देयर इज PVU1, देयर इज EcoR1, देयर इज CLA1, HIND3, BAMH1, SAL1 एंड PVU2, ठीक है। ये कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जैसे यहाँ पर मैंने BAMH1 लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर SAL1 लिखा हुआ था हमने, तो यहाँ पर लिख के दे देंगे A, यहाँ पर लिख के दे देंगे B, और आपसे पूछ लेंगे A और B पे कौन सी रिकॉग्निशन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होगी। तो आपको A और B बताना पड़ेगा फिर कि कौन सा होता है। तो आप क्या बोलोगे कि A was your BAMH1, ठीक है, एंड B is your SAL1, इजी, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कहां पर कौन सी साइट है। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस है वो BAMH1 वाली रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ है। ऐसे ही एम्पेसिलिन वाली जो रेजिस्टेंस है वो आपको PST1 या PVU1 के साथ मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर कट लगवाएंगे कहीं पर, या यहां पर कट लगवाएंगे, मतलब BAMH1 की हेल्प से अगर आप कट लगवा रहे हो, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो खो देगा अपनी प्लाज्मिड, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो जीन था जहां पर, वहां पे तो आपने कट लगवा दिया, तो वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थोड़ी रह गई, उसके पास नहीं रह गई, तो आप इजीली सिलेक्शन कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर कहीं पर कट लगवाओगे PVU1 के पास या PST1 के पास, तो आप एम्पेसिलिन के साथ चेक कर सकते हो सिलेक्शन। तो बहुत जरूरी है कि कट यहाँ पर या यहाँ पर ही लगा जाए, जहां पर आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट है। अगर आप कहीं और लगाओगे तो आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे बाद में, तो फिर फायदा नहीं होगा कोई। तो EcoR1, CLA1 या HIND3 पे अगर आप कट लगवाने की कोशिश करोगे तो उसका फायदा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं? आई थिंक अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, हम इतनी बार बात कर चुके हैं क्या होते हैं बैक्टीरियोफाजेस। दे आर एक्चुअली द वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो इतने बैक्टीरिया से भी छोटे वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास ऑब्वियसली एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने क्रोमोसोमल डीएनए को। तो और इनका कॉपी नंबर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं। तो अगर आप बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल था उसके अंदर, अगर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दोगे तो आप इजिली जो है अपना कॉपी नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। बहुत हाई कॉपी नंबर पे आप अपना डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो
क्लोन करा सकते हो, रेप्लिकेट करा सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड वेज। पर बैक्टीरियोफाज के अंदर वो करना, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना, दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू, और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले हम। एक है लैम्डा फाज वेक्टर और एक है M13 फाज वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लांट्स के लिए। ये बैक्टीरिया के लिए थे दोनों, बैक्टीरियोफाज एज वेक्टर्स एंड योर प्लाज्मिड एज वेक्टर्स, दोनों बैक्टीरिया के अंदर डालने के लिए वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको बैक्टीरिया के अंदर कोई वेक्टर डालना है, ये दोनों उसके लिए हैं। अगर आप प्लांट्स के लिए आ जाते हो, तो प्लांट्स में भी हम डालते हैं एक बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस इज योर वेक्टर। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस के पास एक्चुअल में एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूस करता है इन द प्लांट्स। काफी सारे डाइकॉट प्लांट्स को एक्चुअल में ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, दिस एक्चुअली इन्फेक्ट्स मेनी डाइकॉट प्लांट्स और उनके अंदर ट्यूमर्स कॉज करता है ये। ठीक है, कैसे करता है उनके अंदर ट्यूमर्स कॉज? बेसिकली ये क्या करेगा, बिकॉज इसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है, इट हैज टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट। इस टीआई प्लाज्मिड के पास होता है एक टीडीएनए। तो ये टीडीएनए जो है वो जाकर डाइकॉट प्लांट्स में जाकर क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस कराता है, वहां पर क्या कराता है, ट्यूमर्स कॉज कराता है। हम कैसे यूज करते हैं इसको? हम ये टीडीएनए की जगह, ये टीडीएनए हम हटवा देते हैं और इसकी जगह हम अपना सोर्स डीएनए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां पर लगा देंगे। तो जब वो एंटर करने की कोशिश करेगा प्लांट सेल के अंदर, तो वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके एंटर करेगा, ना कि ट्यूमर इंड्यूस करने वाला जीन। तो एक तो तुम कोई दिक्कत नहीं दे रहे हो प्लांट को, और सेकेंडली तुमने अपनी चीज भी प्रोड्यूस करा दी, है ना, स्मार्ट। तो प्लांट्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस यूज कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ पैथोजन फॉर डाइकॉट प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट से टीडीएनए जो है वो एक्सचेंज नहीं करते हो प्लाज्मिड में, तो एक्चुअल में तो दिस इज अ पैथोजन फॉर डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, तो होता क्या है, नॉर्मली अगर कहीं पर भी वूंड होगा प्लांट के रूट्स में कहीं पर, ठीक है, तो वहां से ये एंटर करा देता है एक पीस ऑफ टीडीएनए को इनटू द प्लांट सेल, और उसके बाद ये टीडीएनए जो है वो किसी रैंडम पोजीशन पर क्रोमोसोमल डीएनए जो है आपके प्लांट सेल का, वहां पर जाके इंटीग्रेट कर जाएगा। एंड वंस इट इंटीग्रेट्स, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, और ये वो वाले प्रोटीन्स बनवाना शुरू कर देगा जो कि इसको चाहिए बनवाना। ठीक है, ताकि आपके और ज्यादा ट्यूमर प्रोडक्शन होती रहे। हमने क्या किया, हमने इस टीडीएनए को रिप्लेस कर दिया है। We are replacing this tDNA with our gene of interest. ठीक है, हमने जैसे ही इसको रिप्लेस किया, अब क्या हुआ, नाउ इट इज नो मोर पैथोजेनिक, बिल्कुल भी पैथोजेनिक नहीं रहा है अब ये प्लांट्स के लिए। अब ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसने इजीली डिलीवर कर दिया है प्लांट सेल के अंदर, और अब हमें जो भी चीज बनवानी है अब वो वाली चीज बनेगी। देयर विल बी नो ट्यूमर्स एंड आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन इजीली ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट, विच इज वेक्टर्स फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए कैसे वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, मेनली वायरसेस यूज किए जाते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस आजकल काफी जो नई रिसर्च हो रही है उसमें रेट्रोवायरसेस यूज किए जाते हैं। रेट्रोवायरसेस आर एक्चुअली दोज वायरसेस जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से करते हैं। तो HIV is also caused by HIV is also one of the retrovirus. AIDS is caused by one of the retrovirus. ठीक है, तो लेकिन अगर हम जो इन्फेक्शन वाला जीन है वो हटा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दे तो इट इज नो मोर पैथोजेनिक। ठीक है, उसके अलावा वी हैव एडिनोवायरसेस, वी हैव SV40, वी हैव पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस कैन कॉज कैंसर। सर्विकल कैंसर जो है वो मेनली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही कॉज करता है। तो वो भी आप इजीली प्रिवेंट करके आप जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर अपना डाल दें उस जगह पर जो इन्फेक्शन वाली जीन था जहां पर, तब इजीली कर सकते हो। उसके अलावा वी हैव 2 शटल वेक्टर्स विच इज yeast episomal plasmid and modified TI plasmid which you can also use for animals। बस यही है, और कुछ भी नहीं है वेक्टर्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, आपका जो वेक्टर डीएनए प्लस योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप कैसे अपने होस्ट सेल के अंदर डालते हो, है ना, वो भी तो पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू योर होस्ट सेल। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड we'll meet in the next video. Goodbye.